सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सब्जेक्ट जो हमारा मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। महामैराथन इसका लेके आए हैं हम। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ऑल चैप्टर वीवीआई न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, यानी हमारा यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट 5, इन पाँचों चैप्टर से हम सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले बार एग्जाम में पूछ चुका है या इस बार एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो कम्प्लीटली वॉच करेंगे अगर आप, तो आपके स्कोर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लेके आया है जो यूनिट फर्स्ट से है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ हॉलो सिलेंडर 2 मीटर लॉन्ग हैज़ एन आउटसाइड डायामीटर 50 mm, यानी एक हॉलो सिलेंडर है जिसका आउटसाइड डायमीटर 50 mm एंड इनसाइड डायमीटर 30 mm। इनसाइड डायमीटर जो है वो 30 mm है। इफ़ द सिलेंडर इज कैरिंग अ लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन, यानी सिलेंडर जो है वो 25 किलो न्यूटन का लोड कैरी कर रहा है। फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर में कितना स्ट्रेस इंड्यूस होगा उस स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। ऑल्सो डिटरमाइन डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर में कितना डिफॉर्मेशन हुआ उसको कैलकुलेट करना है। टेक ई इक्वल टू 100 गीगा पास्कल। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्या दे रखा है, सिलेंडर जो है हॉलो सिलेंडर है, 2 मीटर लॉन्ग है, यानी जो इस सिलेंडर है इसका लेंथ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिलेंडर का लेंथ जो है वो कितना है, 2 मीटर है। 2 मीटर का लेंथ हमारा सिलेंडर का है। तो लेंथ जो हमारा एल से डिनोट कर देते हैं 2 मीटर का है, और इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2000 एमएम का। अब बोला है कि एंड आउटसाइड डायमीटर इज़ 50 mm, यानी आउटसाइड डायमीटर यानी जो बाहर वाला इसका डायमीटर है वो कितना है आपका 50 mm का है। बाहरी डायमीटर जो है इसको कैपिटल D1 से दिखा देते हैं, स्मॉल D1 से। तो स्मॉल D1 जो है आपका वो कितना है 50 mm है, और जो इंटरनल डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर, वो 30 mm है, यानी जो इसके अंदर का ये वाला सर्कल सिलेंडर है इसका डायमीटर 30 mm है। तो इसको D2 से दिखा देते हैं। D2 मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 mm। इफ़ द सिलेंडर इज कैरिंग अ लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन, तो इस पर जो लोड लग रहा है वो 25 किलो न्यूटन का है। कितने न्यूटन का, 25 किलो न्यूटन का। तो हम लोड P से दिखा देते हैं, वो कितना है 25 किलो न्यूटन। अब इसमें क्या पूछा है कि फाइंड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द सिलेंडर। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस यहाँ पे निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन डिफॉर्मेशन ऑफ सिलेंडर, तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे निकालना है, यानी कि डेल एल आपको निकालना है। क्योंकि हम देखिए लेंथ के वाइज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको डिफॉर्मेशन किस में मिलेगा, लेंथ में, यानी डिफॉर्मेशन हमको डेल एल निकालना है। तो अब हमको स्ट्रेस निकालना है और डेल एल निकालना है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्ट्रेस जो हमारा होता है, स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू P बाई ए, यानी लोड बाई एरिया या रेसिस्टिंग फोर्स बाई एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो अगर हॉलो सिलेंडर है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, फॉर हॉलो सिलेंडर एरिया जो हमारा होता है π/4 इंटू आउटसाइड डायमीटर का स्क्वायर। तो आउटसाइड डायमीटर क्या है D1, तो D1 का स्क्वायर माइनस इनसाइड डायमीटर का स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है π/4। D1 मेरा कितना है, D1 मेरा 50 है, तो D1 की जगह पे 50 का स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। D2 मेरा 30 है, तो माइनस 30 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा π/4 इंटू 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये मेरा आ रहा है कुछ एरिया 1256.637 mm स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका एरिया आ रहा है। तो अब हमको एरिया मिल गया और लोड P आपको दे रखा है किलो न्यूटन में, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो 25 इंटू 10⁻³ ये न्यूटन में हो जाएगा।
तो अब इजली यहाँ से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। स्ट्रेस हमारा क्या है, पी बाई ए। तो पी हमारे पास कितना है, 25 इंटू 10⁻³ बाई ए हमने अभी कैलकुलेट किया। हमारा एरिया ये वाला है, ये हमारा क्या है, एरिया है। तो एरिया हम यहाँ पर रख लेंगे, तो पी बाई ए है, तो पी का वैल्यू हमने रख दिया अपॉन ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1256.637। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, देखते हैं। 12 इंटू 10⁻³ अपॉन 1256.637। मेरा जो सिग्मा आ रहा है यानी स्ट्रेस जो आ रहा है 19.894 न्यूटन पर mm²। हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, स्ट्रेस आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। अब स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, डेल एल कैलकुलेट करना है। तो हमको यहाँ पे डेल एल यानी डिफॉर्मेशन निकालना है। तो डेल एल का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एल बाई ए इंटू ई, पी इंटू एल बाई ए इंटू ई। अभी देखिए ये जो ई है ना, ई का वैल्यू हमको दे रखा है। तो ई का वैल्यू मेरे पास कितना दे रखा है, ये मेरे पास ई है वो 100 गीगा पास्कल है, 100 गीगा पास्कल। तो न्यूटन पर mm² में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² हो जाएगा। तो हमारा P इंटू एल बाई ए इंटू ई, तो P का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे L लेंथ कितना है मेरा 2000 mm, तो 2000 mm अपॉन ए हमारा एरिया है। तो एरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 1256.637 इंटू ई मेरा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ई हमारे पास कितना है 100 इंटू 10⁻³, 100 इंटू 10⁻³। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 2000 बाई 1256.637 इंटू 100 इंटू 10⁻³। तो हमारा जो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ रहा है ये आ रहा है 0.39788 mm के अप्रोक्स आ रहा है। या हम डेल एल को लिख सकते हैं, ये 0.39 समथिंग 4 के आसपास है, तो 0.4 mm के अप्रोक्स हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया, डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस को हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको इसमें ध्यान रखना है। और एक चीज़, ये जो डिफॉर्मेशन आया है ये प्लस में आया है, यानी इसमें जो लोड लग रहा है वो टेंसाइल नेचर का है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ स्टील बार इज 3 मीटर लॉन्ग, 30 mm वाइड, 30 mm वाइड है एंड 15 mm थिक, यानी थिकनेस जो है 15 mm का है, सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 30 किलो न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ द इट्स लेंथ। फाइंड द चेंज इन लेंथ, ब्रेथ ऑफ थिकनेस, ब्रेथ एंड थिकनेस। तो चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, चेंज इन ब्रेथ फाइंड करना है और चेंज इन थिकनेस फाइंड करना है। टिक ई इक्वल टू 200 गीगा पास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो जो है 0.35 है। पॉइजन्स रेशियो कितना है, 0.35 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो जो डाटा गिवन है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ले लेते हैं, फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा ये स्टील बार है जो 3 मीटर लॉन्ग है, यानी इसका लेंथ जो है वो कितना है 3 मीटर लॉन्ग है बोला है, एंड 30 mm वाइड। तो वाइड जो है इसका कितना है 30 mm का वाइड है, एंड 15 mm थिक। तो इसका थिकनेस जो है वो कितना का है 15 mm का है। सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 30 किलो न्यूटन, यानी एक पुल इस पे लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है कितने किलो न्यूटन का, 30 किलो न्यूटन का। तो 30 किलो न्यूटन दोनों तरफ से हम अटैच कर देते हैं ताकि ये बैलेंस रहे। 30 किलो न्यूटन ऑफ इट्स लेंथ, यानी लेंथ के करस्पॉन्डिंग लग रहा है। तो ये लेंथ हमारा ये वाला है, तो इसी लेंथ के करस्पॉन्डिंग लग रहा है। फाइंड द चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हुआ वो फाइंड करना है। ब्रेथ एंड थिकनेस, ब्रेथ में कितना चेंज हुआ वो फाइंड करना है। टेक ई इक्वल टू 200 गीगा पास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो 0.53। तो
सबसे पहले गिवन डाटा जो है उसको लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है, स्टील बार 3 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ कितना है मेरा 3 मीटर, तो इसको हम 3000 mm भी लिख सकते हैं। एंड 15 mm वाइड, 30 mm वाइड, यहाँ पे कितना है 13 mm वाइड यानी इसका ब्रेथ जो है वो 30 mm का है, या मान लेते हैं वाइड जो है d मान लेते हैं, इसको कितना है 30 mm का है। एंड 15 mm थिक, यानी थिकनेस को हम t से दिखा देते हैं, वो कितना है मेरा 15 mm का है। सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 30 किलो न्यूटन, यानी पुल हमारा p जो लग रहा है वो 30 किलो न्यूटन का है, यानी इसको कर सकते हैं 30 × 10⁻³ न्यूटन। इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ के करस्पॉन्डिंग लग रहा है। फाइंड द चेंज इन लेंथ को हम डेल एल से दिखाते हैं, डेल एल फाइंड करना है। ब्रेथ, चेंज इन ब्रेथ यानी डेल डी फाइंड करना है। चेंज इन थिकनेस यानी डेल टी फाइंड करना है। तो ये तीनों चीज़ हमको निकालना है। टेक ई इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, यानी ई हमको दे रखा है 200 गीगा पास्कल, यानी कि ये 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² हो जाएगा। एंड पॉइजन्स रेशियो 0.35, पॉइजन्स रेशियो को म्यू से दिखाते हैं 0.35 है। तो अब हमको क्या करना है, डेल एल निकालना है, डेल डी निकालना है और डेल टी निकालना है। तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे, पहला मेरा क्या है डेल एल, यानी कि चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो वो हमारा क्या है डेल एल है। तो डेल एल का फॉर्मूला हमने अभी बताया क्या होता है, P × L/A × E। तो डायरेक्ट हम इसकी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, P × L/A × E। तो अब देखिए P मेरे पास कितना है, P मेरे पास है 30 × 10⁻³ बाई A × E। अब अच्छा एक मिनट, P का हमने वैल्यू रख लिया, L बच गया, तो L कितना है मेरा 3000 mm × 3000 अपॉन A × E। A मेरा एरिया निकलेगा, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे इस बार का। अब देखिए एरिया निकालने वाली बात आती है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया हम क्या निकालते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन निकालते हैं जिस एलोंग हमारा लोड लग रहा हो, यानी जिस एलोंग हमारा फोर्स लग रहा हो। तो एरिया किसके वाइज लग रहा है, इस सेक्शन के वाइज लग रहा है। देखिए इधर में भी इसी सेक्शन के वाइज हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इधर भी हमारा इस सेक्शन के वाइज 4 लग रहा है। तो हमको एरिया केवल इसी सेक्शन का लेना है, इस क्रॉस सेक्शन का, ना कि पूरे का। तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा 30 और ये 15, यानी एरिया कितना हो जाएगा 30 × 15। तो 13 × 15 करेंगे तो 450 mm² हमारा यहाँ पे एरिया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एरिया जब भी हम लेते हैं, जिस एलोंग हमारा फोर्स लग रहा होता है उसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो इस एलोंग हमारा फोर्स लग रहा है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही होगा, तो उसी क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब एरिया कितना है 450, तो 450 रख लेंगे गुणे ई, ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 × 10⁻³ अब डेल एल देख लेते हैं कितना आ रहा है मेरा। तो डेल एल जो है 30 × 10⁻³ × 3000 बाई 450 गुणे 200 गुणे 10⁻³ ये मेरा आ रहा है डेल एल यहाँ पे 1 mm। कितना आ रहा है मेरा, ये 1 mm आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन ब्रेथ और चेंज इन थिकनेस। ब्रेथ और थिकनेस में हमको चेंज निकालना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक टर्म दे रखा है पॉइजन्स रेशियो, यानी म्यू का वैल्यू दे रखा है, इसी से ये दोनों वैल्यू निकलेगा। तो आपने पढ़ा होगा जो पॉइजन्स रेशियो होता है, पॉइजन्स रेशियो जो हमारा होता है वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे हमारा पॉइजन्स रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं। लेटरल स्ट्रेन है तो इसको स्ट्रेन इन लेटरल यहाँ पे लिख लेते हैं, अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर निकालना है तो क्या होगा डेल एल बाई एल। और डेल एल हमने कैलकुलेट कर लिया है और एल हमारे पास है, तो हम यहाँ से लेटरल स्ट्रेन निकाल लेते हैं। लेटरल स्ट्रेन निकालने से काफ़ी बेनिफिट होगा। अब क्या बेनिफिट होगा इसको देखेंगे यहाँ पे। तो ई लेटरल जो हमारा यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा म्यू इंटू ये डेल एल बाई
एल, म्यू इंटू डेल एल बाई एल, म्यू मेरा 0.3 है 35 इंटू डेल एल बाई एल, डेल एल आपका 1 बाई एल आपका कितना है 3000। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 0.35 इंटू 1 बाई 3000, तो ये मेरा आ रहा है कितना, लेटरल स्ट्रेन जो है, ई लेटरल जो हमारा आ रहा है 1.167 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मेरा क्या आ रहा है, लेटरल स्ट्रेन। अब इसी लेटरल स्ट्रेन से हम लोग सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं आगे का प्रोसेस। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमारा लेटरल स्ट्रेन निकल गया है, तो ई लेटरल मेरा जो आया है वो कितना आया है 1.167 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हमारा जो लेटरल स्ट्रेन होता है इसको दो तरह से, हम पहला तो क्या निकालना है हमको, अब दूसरा हमको निकालना था चेंज इन ब्रेथ, चेंज इन ब्रेथ निकालना था। तो लेटरल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है, लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है जो ब्रेथ के करस्पॉन्डिंग होता है, वो होता है डेल बी बाई बी, डेल बी बाई बी। अच्छा हमने क्या लिया था, इसको डी लिया था, तो इसको डेल डी बाई डी लिख देते हैं, डेल डी बाई डी, या इसको हम बी, हमने डी हमने लिखा था, इसको बी कर देते हैं, हमारा क्या है बी है, इसको डेल बी ही निकालेंगे हम यहाँ पे, तो बी रखते हैं या डी भी आप रख सकते हैं। तो डेल बी बाई बी करना है हमको। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल बी बाई बी जो है वो डेल टी बाई टी के इक्वल होता है, क्योंकि लेटरल है तो लेटरल सरफेस हमारा क्या क्या होगा, थिकनेस होगा और ब्रेथ होगा। हमारे लेटरल सरफेस क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस को छोड़ के बाकी जो भी सरफेस बचेंगे वो हमारे लेटरल सरफेस होते हैं। तो हमारा क्या बच जाएगा, एक ब्रेथ बच जाएगा, एक थिकनेस बच जाएगा। तो जो दोनों स्ट्रेन होगा ये दोनों किसके इक्वल होगा, लेटरल के। तो पहला हम क्या निकालना है, ब्रेथ, तो ब्रेथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम डेल बी देखें तो डेल बी मेरा क्या हो जाएगा, ई लेटरल इंटू बी। अब ई लेटरल हमने कैलकुलेट कर लिया है 1.167 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू बी। बी मेरे पास कितना है, बी है हमारे पास ये वाला 30 mm, तो बी की जगह पे हम कितना रख लेंगे 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा मेरा 1.167 इंटू 10⁻⁴ इंटू 30। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आ रहा है कितना, यहाँ पे डेल बी जो मेरा आ रहा है वो 3.501 इंटू 10⁻⁻³ mm आ रहा है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.005301 mm। तो ये मेरा क्या हो गया, डेल बी हो गया, और डेल बी क्या है, चेंज इन ब्रेथ। तो चेंज इन ब्रेथ हमने निकाल लिया। अब हमको कैलकुलेट करना था चेंज इन थिकनेस। तो चेंज इन थिकनेस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं हम लोग। चेंज इन थिकनेस निकालना है हमको, चेंज इन थिकनेस। तो चेंज इन थिकनेस निकालने के लिए, चेंज इन थिकनेस अगर हमको निकालना है तो हम सेम लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेटरल स्ट्रेन हमने अभी बताया कि ये ब्रेथ के अकॉर्डिंग निकालना है तो डेल बी बाई बी लेंगे, और अगर थिकनेस के अकॉर्डिंग निकालना है तो डेल टी बाई टी लेंगे। तो यहाँ से अगर हम डेल टी इक्वल टू लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ई लेटरल इंटू ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू टी। अब ई लेटरल का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे कैलकुलेट किया था हमने अभी, तो 1.167 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू यहाँ पे टी है, तो टी हमारा थिकनेस है जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा था कितना 15 mm। तो थिकनेस की जगह पे हम रख लेंगे 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। तो इंटू में 15 कर देते हैं यहाँ पे। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.7505 इंटू 10⁻⁻³ mm। तो हमारा ये किस में आ गया, चेंज इन थिकनेस आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये 6 मार्क्स में पूछेगा, और इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पहले डिफॉर्मेशन निकाल लेना है। फिर पॉइजन रेशियो दे रखा है, तो पॉइजन रेशियो का कंसेप्ट है कि लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे आपको लेटरल स्ट्रेन निकाल लेना है, और लेटरल स्ट्रेन दो सरफेस पे होता है जहाँ पे आपका लोड लग रहा हो। क्रॉस सेक्शन में जो हमारा सरफेस होता है लेटरल सरफेस, जैसे देखिए जहाँ पे हमारा लोड लग रहा है उसके लिए दो सरफेस है, एक ये वाला है यानी कि ये क्या मेरा बी है, और एक ये वाला सरफेस यानी हमारा थिकनेस टी है।
तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अ रॉड ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द फ्री एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, फाइंड द थर्मल स्ट्रेन एंड द थर्मल स्ट्रेस, ऑल्सो फाइंड नेचर ऑफ स्ट्रेस। यानी थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, रॉड जो है 10 मीटर लॉन्ग है, तो लेंथ ऑफ रॉड हमारा 10 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर हो गया। इसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 mm हो जाएगा। और इनिशियल कंडीशन इसका कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हीटेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T2 जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोला है इफ़ द फ्री एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, यानी अगर हमारा रॉड इस तरह का कुछ है, रॉड हमारा इस तरह का कुछ है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मान लेते हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो फ्री एक्सपेंशन इसका प्रिवेंटेड है। कहने का मतलब ये है कि जो इसका एक्सपेंशन होना चाहिए वो एक्सपेंशन को क्या कर दिया गया है, प्रिवेंट कर दिया गया है, रोक दिया गया है। यानी कि अब क्या होगा, ये फैलेगा नहीं, यानी इससे बाहर ये नहीं जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टील रॉड है। अब बोला है फाइंड द थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन फाइंड करना है, यानी कि ई थर्मल हमको निकालना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस भी फाइंड करना है, यानी कि स्ट्रेस ऑफ थर्मल फाइंड करना है। बोला फाइंड नेचर ऑफ द स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस कैसा है उसका नेचर भी फाइंड करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको कैसे करना है उसको देखते हैं हम लोग। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, थर्मल स्ट्रेस निकालेंगे। तो इस केस में मेरा जो थर्मल स्ट्रेस होगा, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, फर्स्ट थर्मल स्ट्रेस। तो ई थर्मल उसको बोलते हैं, ETH बोलते हैं, कैपिटल स्मॉल ETH। तो ETH अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। अब अल्फ़ा मेरे पास कितना है, अल्फ़ा देखिए दे रखा है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी मेरा होता है T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब डेल्टा टी हम लोग निकाल रहे हैं तो T2 माइनस T1 से निकालेंगे। तो T2 मेरे पास कितना है 70, तो 70 माइनस T1 मेरे पास कितना है 10, तो 70 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल टी मेरा जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये मेरा यहाँ पे डेल टी निकल जाएगा। तो डेल्टा टी की जगह पे हम कितना रखेंगे 60। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है मेरा, 12 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 इंटू 60 है, इंटू 60। तो ये मेरा आ रहा है अप्रोक्स कितना आ रहा है 7.2 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारा क्या आ रहा है, ई थर्मल, यानी कि थर्मल स्ट्रेन आ रहा है मेरा। ये हो गया मेरा थर्मल स्ट्रेन, इसको बोलेंगे हम लोग थर्मल स्ट्रेन। अब देखिए ये स्ट्रेन है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, थर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो हम थर्मल के लिए पढ़ रहे हैं, तो मॉडुलस थर्मल स्ट्रेस बाई थर्मल स्ट्रेन हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको दे रखा है यहाँ पे E इक्वल टू 2.1 इंटू 2.1 न्यूटन पर mm²। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे E की जगह पे 2.1 रख लेते हैं, इक्वल टू सिग्मा TH, यानी थर्मल स्ट्रेस बाई ETH का मतलब हो गया थर्मल स्ट्रेन, जो कि आया 7.2 इंटू 10⁻⁻4। तो सिग्मा थर्मल हमारा 2.1 इंटू ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻4। तो सिग्मा थर्मल हमारा कितना हो जाएगा, इसको करते हैं सॉल्व। तो 2.1 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻4 तो ये कितना आ रहा है मेरा, इसको सॉल्व करने पे
यहाँ पे ई का वैल्यू थोड़ा सा हमने मिस्टेक ले लिया है। ई का वैल्यू जो मेरा है वो 2.1 इंटू 10⁵ है, इंटू में 10⁵ है। तो ई का वैल्यू आप सही कर लीजिएगा। ई का जो ओरिजिनल वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो ई का वैल्यू आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये सब 2.1 इंटू, ये हमारा ई का वैल्यू था 2.1 इंटू क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁵। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 151.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरा ये सिग्मा थर्मल हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 न्यूमेरिकल किया यूनिट फर्स्ट में। अब हम करते हैं अगला न्यूमेरिकल जो यूनिट फर्स्ट से ही है, जो कि स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा स्टील बार ऑफ 50 mm इंटू 50 mm इन सेक्शन एंड 3 मीटर इन लेंथ इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 140 किलो न्यूटन। कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बार, ऑल्सो फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द बार, टेक ई इक्वल टू 200 गीगापास्कल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टील बार जो है उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील बार जो है, एरिया मेरा कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 यानी 2500 mm स्क्वायर हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। बोला है 3 मीटर लॉन्ग है, यानी लेंथ जो हमारा है वो 3 मीटर का है, यानी 3000 mm का है। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 140 किलो न्यूटन। तो पुल पी हमारा जो है 140 किलो न्यूटन है, यानी कि 140 इंटू 10⁵ न्यूटन हो जाएगा। कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी, यानी यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी यू से दिखाते हैं, वो कैलकुलेट करना है। ये कैपिटल यू हमारा क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी, उसको कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड एक्सटेंशन ऑफ बार, एक्सटेंशन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, तो डेल एल हमको कैलकुलेट करना है। और टेक ई इक्वल टू 200 गीगापास्कल। तो ई हमारा जो रहेगा वो 200 गीगापास्कल होना चाहिए है, यानी कि हमारा एक स्टील बार है कुछ ऐसा, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सियल पुल अप्लाई कर रहे हैं। जो पी हमारा मैग्नीट्यूड उसका दे रखा है 140 किलो न्यूटन। अब हमको यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ लोड नहीं दिया है कि किस टाइप का लोड है, टाइप ऑफ लोड। अब देखिए स्ट्रेन एनर्जी में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, इसमें 3 टाइप के लोड होते हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडन अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए हम जो स्ट्रेस लेते हैं वो क्या होता है मेरा P/A होता है। और अगर हम सडन अप्लाइड लोड के लिए ले रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो 2P/A हो जाता है। और अगर हम इम्पैक्ट लोड के लिए करते हैं तो उसका कुछ अलग फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस यहाँ पे निकालना है, बट यहाँ पे कोई भी केस नहीं दे रखा है कि लोडिंग किस तरह का है। लोड जो हमारा है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है या सडन अप्लाइड लोड है या इम्पैक्ट अप्लाइड लोड है। तो जब हमको कोई भी टाइप नहीं दिया है तो टाइप ऑफ लोडिंग हम जो लेंगे, टाइप ऑफ लोडिंग हम अज्यूम कर लेंगे। जो अगर कोई लोडिंग नहीं दिया है तो टाइप ऑफ लोडिंग आपको ग्रेजुअली अप्लाइड लोड यूज करना है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ये आपको यूज करना है। तो फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड सिग्मा आपका क्या होता है P/A, और P हमारे पास कितना है 140 इंटू 10⁻³ बाई ए मेरा कितना है यहाँ पे 2500। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो 140 इंटू 10⁻³ अपॉन 2500, ये मेरा आ रहा है 56। सिग्मा यहाँ पे 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रहा है। तो हमने यहाँ से सिग्मा कैलकुलेट कर लिया। अब हमको पहला क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। तो अब देखिए सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा मेरे पास कितना है 56, तो 56 का स्क्वायर बाई 2E, तो 2 इंटू ई का वैल्यू जो है वो 200 गीगापास्कल है। ई जो हमारा है वो 200 गीगापास्कल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ और इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया मेरा 2500 है, इंटू लेंथ हमारा कितना है 3000। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है।
तो 56 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 200 इंटू 10⁻³ मेरा 3 इंटू 2500 इंटू 3000। मेरा जो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है 58,800 न्यूटन mm आ रहा है। इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 58.8 न्यूटन मीटर। तो या इसको हम जूल भी लिख सकते हैं 58.8 जूल। तो हमने क्या किया, इसमें क्या कैलकुलेट कर लिया, स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछा है क्या चीज़, दूसरा डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको लगा देना है। डिफॉर्मेशन डेल एल क्या होता है, P इंटू एल बाई ए इंटू ई, P इंटू एल बाई ए इंटू ई। अब P आपको दे रखा है, एल आपको भी दे रखा है, एल यहाँ पे 3000 है, ए आपका एरिया यहाँ से निकल ही चुका है, और ई आपका वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ई आपका वैल्यू कितना है 200 गीगापास्कल। अब उसका यूज करके आप डेल एल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका डिफॉर्मेशन निकल जाएगा और ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, अ माइल्ड स्टील प्लेट इज 400 mm लॉन्ग, 20 mm wide and 50 mm thick is subjected to a gradually applied load of 1200 kilonewton. Calculate proof resilience, modulus of resilience and elongation। यानी कि एक माइल्ड स्टील प्लेट है, एक ऐसा मान लेते हैं प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शन में आपको सबसे पहले लेंथ जो दे रखा है वो 400 mm है और 200 mm वाइड, यानी ब्रेथ जो है आपका वो 200 mm है, 50 mm थिक, यानी थिकनेस जो है वो 50 mm का है। सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, यानी जो इसमें टाइप ऑफ लोडिंग हो रहा है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो रहा है, यानी कुछ इस टाइप का लोड हो रहा है, पहले कुछ कम फिर ज़्यादा ऐसे करके हमारा लोड जो होता है उसको बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, केस टाइप कौन सा है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब 12 यहाँ पे जो 1200 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो 1200 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन है तो 10⁻³ कर देंगे तो ये न्यूटन हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, पहला पूछा है प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस हमारा क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्ट्रेन इन द बॉडी या मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द प्लेट, हमारा क्या होता है प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस का आपका फॉर्मूला अभी बताते हैं, उससे पहले हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे। तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, अब आपका केस कौन सा है, यहाँ पे दे रखा है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो इसमें सीधा सीधी बोला है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो उसके लिए आपको P बाई ए वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब P आपका 1200 इंटू 10⁻³ है और एरिया आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें एरिया में बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो एरिया जब भी हम निकालते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं तो लेंथ को हम कंसिडर नहीं करेंगे एरिया में, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं, लोड जो है वो इसके अलॉन्ग लग रहा है, यानी क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग। और ये क्रॉस सेक्शन जो है वो किस पे है, ये कितना थिकनेस है और उसका ब्रेथ कितना है, वो हमारा क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है उस पर। लेंथ हमारा बस आपका प्लेट का लेंथ बताएगा कि कितना लंबा है। तो क्रॉस सेक्शन के लिए हमको क्या करना है, एरिया कौन सा लेना है, थिकनेस और ब्रेथ का। तो थिकनेस मेरा 50 है और ब्रेथ मेरा 200 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 1200 इंटू 10⁻³ अपॉन 50 इंटू 200, ये मेरा आ रहा है थिकनेस स्ट्रेस जो है वो 120 न्यूटन पर mm² मेरा स्ट्रेस आ रहा है। तो यहाँ से हमने स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया। अब पहला आपको निकालना है प्रूफ रेजिलियंस। तो पहला पार्ट हम लोग लिखते हैं, पहला हमको निकालना है प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस हमारा जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा मैक्स का स्क्वायर बाई 2E इंटू वॉल्यूम। अब देखिए इसमें आपको E का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो स्टील है तो स्टील के लिए आपका E का वैल्यू जो होता है वो 200 गीगापास्कल होता है, या इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। जनरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये हमारा मिसप्रिंट हो गया, इसको हमने अटैच नहीं किया था यहाँ पर। अब देखिए सिग्मा मैक्स आपका निकल चुका है, ये सिग्मा मैक्स है,
अब सिग्मा मैक्स कहाँ पे होगा, जनरली आप समझ भी सकते हैं इसको कि सिग्मा मैक्स कैसे हमने इसको बताया कि 120 ही होगा, क्योंकि देखिए सिग्मा मैक्सिमम तभी होगा यानी स्ट्रेस मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा एरिया क्या हो, छोटा हो। तो इसमें से अगर मान लीजिए 400 और 200 मल्टीप्लाई करते तो ये बड़ा वैल्यू हो जाता और एरिया बड़ा हो जाता तो हमारा स्ट्रेस छोटा आ जाता। इसलिए हमने ब्रेथ और थिकनेस का मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है, तो ये हमारा जो स्ट्रेस आया वो मैक्सिमम आया है। अब मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा 120 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ई हमारा कितना है 200 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम हमको निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारा 400, ब्रेथ हमारा 200 इंटू हाइट यानी थिकनेस हमारा 50। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये आंसर मेरा आ रहा है कितना 14,40,00 न्यूटन पर एमएम, न्यूटन एमएम। इसको हम लिख सकते हैं 1440, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 144 से लिख सकते हैं 144 न्यूटन मीटर। एमएम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया प्रूफ रेजिलियंस का। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, उसके बाद हमसे सेकेंड पार्ट पूछा है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कुछ नहीं है, ये मैक्सिमम या इसको बोल सकते हैं अगर एक यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी स्टोर हो रहा है वही हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा मैक्स का स्क्वायर बाई 2e। इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। तो सिग्मा हमारा कितना है, सिग्मा मेरा 120 का स्क्वायर बाई 2 इंटू ई का वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.036 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और थर्ड पार्ट इसका पूछा है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन आपका क्या होगा वो बताना है। तो देखिए इलोंगेशन आपका डेल एल से निकलेगा और अभी हमने फॉर्मूला बताया P इंटू एल बाई ए इंटू ई। आप इससे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप स्ट्रेस इंटू फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे बता देते हैं आपको P इंटू एल बाई ए इंटू ई। तो P आपका कितना है 1200 इंटू 10⁻³ इंटू एल आपका कितना है 400 बाई ए इंटू ई। एरिया हमारा कितना है, एरिया हम क्या लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, ये वाला 200 इंटू 50, 200 इंटू 50 इंटू ई, ये हमारा है 200 इंटू 10⁵। तो मेरा यहाँ से डेल एल जो आएगा वो डेल एल कितना आ रहा है 0.5 mm। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो अभी तक हमने क्या किया, यूनिट फर्स्ट में जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लिया। अब हम चलते हैं यूनिट 2 पे और उसमें तीन क्वेश्चन करेंगे और 3 क्वेश्चन में एक सिंपली सपोर्टेड पे, कैंटिलीवर पे और एक ओवर हैंगिंग पे। तो चलिए चलते हैं अब यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट सेकेंड में हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो SFT BMD से रिलेटेड है और ये सबसे पहला क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम पे। तो हम तीनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, कैंटिलीवर पे, सिंपली सपोर्टेड पे और आपका ओवर हैंगिंग पे। तो सबसे पहला हमने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जब भी आप कैंटिलीवर बीम देखते हैं, ये कैंटिलीवर बीम है, कैसे पहचानेंगे, अगर एक एंड इसका फ्री हो और दूसरा एंड आपका फिक्स हो तो उसको उस बीम को बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो इसका ये वाला एंड फिक्स है और ये वाला एंड फ्री है, इसलिए ये कौन सा बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे ये यूडीएल लगा हुआ है और एक ये पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो कैंटिलीवर बीम को सॉल्व करना ईजी होता है क्योंकि इसमें आपको कोई भी रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी सिंपली सपोर्टेड बीम में हमको क्या करना होता है, रिएक्शन निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे SF कैलकुलेशन और BM कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम SF कैलकुलेशन करेंगे। तो SF कैलकुलेशन कैसे करना है, यानी शियर फोर्स कैलकुलेशन। SF कैलकुलेशन को हम बोलते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो हम जब भी BMD सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट टू क्या आता है, राइट टू लेफ्ट आता है। और इसमें आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, अगर सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड है तो प्लस
और सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड है तो भी प्लस, और अगर सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड है और सेक्शन के राइट में अपवर्ड है तो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, एसएफ के लिए, यानी शियर फोर्स के लिए। बीएम के लिए भी आपको बताएंगे, सबसे पहले एसएफ कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो लेफ्ट में सबसे पहला सपोर्ट जो है बी है, तो एसएफ एट बी, एसएफ एट बी, तो बी वाले सेक्शन पे अगर हम देखें तो इसके पास कोई भी फोर्स नहीं है, तो बीएम पे पास हमारा 0 किलो न्यूटन का फोर्स है। आप देखेंगे उसके आगे बढ़ते हैं तो बी के बाद हमारा क्या आता है, डी, तो एसएफ एट डी, तो एसएफ अगर हम डी पे निकालते हैं तो डी पे अगर निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो हम एसएफ जब भी निकालते हैं लेफ्ट हो या राइट, तो जैसे देखिए एसएफ बी पे निकाल रहे हैं डी पे, तो इसके पास देखिए इसके राइट में क्या है, 5 किलो न्यूटन का एक यूडीएल लगा हुआ है जो 2 मीटर पे है। तो ये टोटल एक ही यूडीएल लगा हुआ है इसके बीच में, तो इसका जो ये होगा आपका एसएफ एट डी होगा, ये 5 का यूडीएल है और कितने मीटर पे लग रहा है, 2 मीटर पे, तो एसएफ एट डी हमारा 10 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये हमारा एसएफ एट डी हो गया। क्योंकि हमको लेफ्ट साइड देखे या राइट साइड देखे, लेफ्ट साइड भी अगर आप देखते हैं तो वो भी आपका यही सेम आएगा, बट कैंटिलीवर लास्ट सपोर्ट है तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, राइट साइड में देख रहे हैं। तो राइट साइड में आप देखेंगे तो एक यूडीएल लगा है जो 2 मीटर पे है, तो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमको लोड इंटेंसिटी मिलता है। तो एसएफ एट डी हमारा 10 किलो न्यूटन। अब एसएफ एट डी के बाद हम कहाँ आएंगे, सी पे, तो एसएफ एट सी, एसएफ एट सी मेरा क्या हो जाएगा, सी पे आएंगे। तो पहले मेरा कितना था, 10 था, पहले मेरा कितना था 10, और अगर हम सी पे आ रहा है तो लेफ्ट में सेक्शन पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखते हैं तो ये भी डाउनवर्ड है और ये लोड डाउनवर्ड था ही, तो दोनों डाउनवर्ड है सेक्शन के राइट साइड में, तो सेक्शन के राइट साइड में अगर डाउनवर्ड है तो उसको प्लस लेना है, तो ये प्लस में हो जाएगा कितना, 10। देखिए इसका इंटेंसिटी कितना है, 10, तो ये भी 10, यानी ये 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर नहीं रहेगा, किलो न्यूटन ही रहेगा। अब आते हैं एसएफ एट ए पे, सी पे हो गया, अब एसएफ एट ए पे आता है। तो देखिए सी से ए के बीच कोई लोड नहीं है, तो जो लोड पहले था वही रह जाएगा, यानी 20 किलो न्यूटन हमारा वही सेम रह जाएगा। तो अब हम चलते हैं शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले एसएफ एट बी, तो बी पे एसएफ हमारा क्या होता है, क्या 0 दिया है। एसएफ एट डी हमारा 10 है, यानी डी पे एसएफ हमारा कितना है, 10 है, यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, 10 किलो न्यूटन है। और फिर सी पे आते हैं तो 20 किलो न्यूटन है, सी पे मेरा 20 किलो न्यूटन है, और फिर ए पे भी मेरा कितना हो गया, 20 किलो न्यूटन ही रह गया, ए पे भी मेरा 20 किलो न्यूटन हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको मिलाना है। तो पहला देखिए इसको ऐसे अटैच कर लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए। अब देखिए ए से सी के बीच कोई लोड नहीं है तो ये कांस्टेंट जाएगा, यानी 20 से 20 कांस्टेंट ही जाएगा। जब कोई लोड नहीं हो तो शियर फोर्स कांस्टेंट जाता है। उसके बाद देखिए सी से डी के बीच भी कोई लोड नहीं है, तो ये हमारा पहला तो देखिए ये 10 है, हम लेफ्ट से आ रहे हैं, लेफ्ट से ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए शियर फोर्स जो बनता है वो इंक्लाइड बनता है, तो ये बी से इसको अटैच कर देंगे। अब 10 किलो न्यूटन यहाँ पे था और डी से सी के बीच कोई लोड नहीं था, तो ये ऐसे कांस्टेंट जाएगा। फिर जैसे ही सी पे आया 10 किलो न्यूटन बढ़ गया, तो यहाँ पे इसको मिला देंगे, तो ये मेरा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। ये मेरा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम, ये पॉजिटिव हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, बीएम कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, तो बीएम एट बी, सबसे पहले बी, तो अगर फ्री एंड कोई रहता है किसी भी सपोर्ट में, फ्री एंड पे हमारा बीएम क्या आता है, 0 होता है, यानी बेंडिंग मोमेंट किसी फ्री सपोर्ट पे हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी 0 होगा। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो बीएम एट डी पे आता है। तो बेंडिंग मोमेंट अगर डी पे निकालेंगे तो देखिए एक ही लोड लग रहा है जो यूडीएल है, और ये कितने पे लग रहा है, 5 × 2, यानी 10 का लोड है, तो 10 का लोड है, और ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 2 मीटर के। तो जब हम इसको कंसिडर करते हैं बीएमडी को, तो हम इसका
हाफ डिस्टेंस लेते हैं यूडीएल का, तो 2 है तो इसका हाफ डिस्टेंस 1। ये 10 आपका लोड हो गया और डिस्टेंस उसका कितना लिया हमने 1। अब साइन कन्वेंशन देख लीजिए किसके लिए, बीएमडी के लिए। तो अगर लेफ्ट सेक्शन हो या राइट सेक्शन हो, दोनों में अगर ऐसा दिख रहा होगा, सेक्शन ऐसा दिख रहा होगा तो इसको लेंगे पॉजिटिव। और अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिख रहा हो कि सेक्शन के लेफ्ट में लेफ्ट में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और राइट में क्या है, क्लॉकवाइज, तो इस केस में हम क्या लेंगे, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव लेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं इस केस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सेक्शन हो गया और ये लोड इस टाइप से लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो ये कैसा होगा, निगेटिव, सेक्शन के राइट साइड में निगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस में लेंगे हम, तो -10 किलो न्यूटन मीटर आपका क्या हो जाएगा, बी एम एट डी हो जाएगा। अब बी एम एट सी निकालेंगे, तो बी एम एट जब हम सी निकालेंगे तो अगर आप देखते हैं तो ये 5 × 2, पहले तो 10 का लोड हो गया इंटू, अब सी पॉइंट तक पहले तो हम यूडीएल का कितना है 2 मीटर है तो उसका 1 कंसिडर करेंगे। सी पॉइंट तक पहुंचने में 1 मीटर और बढ़ रहा है तो प्लस का यहाँ पे 1, प्लस का 1, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, यानी 10 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर, 20 किलो न्यूटन मीटर। अब बी एम एट ए देख लेते हैं, तो बी एम एट ए पे अगर हम आते हैं तो पहला देखिए ये 5 × 2 यानी 10 किलो न्यूटन का लोड है पहले, तो 10 × अच्छा ये माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा ये माइनस में होगा क्योंकि ये जो हमारा है सारा ये सेक्शन के राइट साइड में सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज है, सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज अगर रहा है तो उसमें हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब हम आते हैं बी एम एट ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे अगर आए तो ये 5 × 2 जो मेरा है 10 बन रहा है तो -10 लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड क्लॉकवाइज में है राइट साइड में, इनटू अब डिस्टेंस कितना लेंगे, तो ए से इसके बीच का डिस्टेंस, तो यूडीएल के लिए 1 होगा, 1 ए तक पहुंचने में कितना लगेगा 1 और 2 और 1 3, यानी 3 हो जाएगा। फिर माइनस ये 10 का लोड है कितने मीटर पे लग रहा है 1 मीटर पे ए से, तो -10 × 1, तो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 -10 -40 किलो न्यूटन का हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा बीम। अब हम चलते हैं इसको ड्रॉ करते हैं। तो पहला देखिए बी एम एट बी मेरा क्या है 0, तो इस पे हो गया 0। बी एम एट डी मेरा 10 है तो बी एम एट डी मेरा कितना हो गया 10। बी एम एट सी मेरा -20 है तो सी पे मेरा माइनस का 20, ये माइनस का 10 है, -10, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20। और बी एम एट ए मेरा -40 है तो इस पे हमारा -40। अब देखिए जब हमारा यूडीएल का केस होता है तो यूडीएल में जब भी हम बीएमडी ड्रॉ करते हैं तो पाराबोलिक कर्व होता है, तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा बीएम तक। अब अगर पॉइंट लोड है तो उसके बीच कोई लोड नहीं है तो ये कैसा जाएगा, लीनियर जाएगा। इसके बीच भी कोई लोड नहीं है तो ये कैसा जाएगा, लीनियर जाएगा। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका बीएमडी, ये कैसा है, निगेटिव। तो इस तरह से हमने क्या किया, कैंटिलीवर बीम से एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड से न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम पे है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ड्रा द एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ द गिवन बीम। तो ये बीम जो है इस पे ये इसका लेंथ जो है टोटल कितना लेंथ है 6 मीटर का है, तो 6 मीटर का लेंथ हो गया। और इस पे एक यूडीएल लगा हुआ है जो 20 किलो न्यूटन का है और साथ में एक 50 किलो न्यूटन का आपका क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड भी लगा हुआ है जो 3 मीटर पे है। तो अब हमको क्या करना है, इसका एसएफडी और बीएमडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमको क्या करना होता है, रिएक्शन निकालना होता है, यानी आर ए आर बी मान लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ से आर ए प्लस आर बी अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये 50 है, पॉइंट लोड 50 है, प्लस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 है और टोटल 6 मीटर पे है तो 20 × 6 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 120, यानी 170 किलो न्यूटन का आपका क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। अब हम मोमेंट लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट पर मोमेंट हमारा एंड पॉइंट पे क्या होगा 0 होगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट अगर ए हम 0 लेते हैं तो ये देखिए 50 जो है कितने मीटर पे है 3 पे, तो 50 × 3 हो जाएगा और फिर प्लस
ये जो 20 है ये 6 मीटर पे है, पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 इंटू 6 ये तो मेरा पॉइंट लोड में हो गया, इंटू अब इसका लेंथ देखेंगे ए पॉइंट से, तो 6 मीटर पे यूडीएल, तो इसका आधा लेते हैं यूडीएल का, तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू आर बी हमारा एक बचा है और 6 मीटर पे है, तो आर बी इंटू 6, ये ए से जो हमारा आर बी है वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे है, इसलिए आर बी इंटू 6 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 6 इंटू 3, तो मेरा ये हो रहा है 510 इक्वल टू आर बी बाई 6, यहाँ पे बाई 6 कर लेते हैं, 6 को इधर कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 6, ये मेरा आर बी जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 85 किलो न्यूटन, तो आर बी मेरा 85 किलो न्यूटन है, तो आर ए मेरा कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी 170 था, तो 85 जो है 170 में से माइनस कर देंगे, 170 माइनस 85, तो ये भी कितना आ रहा है 85 ही आ रहा है, आर ए भी मेरा 85 किलो न्यूटन ही आ रहा है, तो आर ए और आर बी निकल गया, तो इसको हम आर बी की जगह पे 85 लिख देते हैं और आर ए की जगह पे भी 85 लिख देते हैं। अब हम एस एफ कैलकुलेशन करेंगे, तो एस एफ कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसको देखते हैं, तो एस एफ एट बी पॉइंट, एस एफ एट या ए पॉइंट लेते हैं, एस एफ एट ए, इस पॉइंट पे एस एफ अगर देखेंगे तो ऐसा मान लेते हैं, सेक्शन बना लेते हैं, अब ये जो है अपवर्ड जा रहा है, सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में अपवर्ड है, राइट साइड में डाउनवर्ड है, तो पॉजिटिव लेते हैं, तो ये अपवर्ड जा रहा है यानी कि ये प्लस में होगा 85, तो 85 हमारा एस एफ एट ए हो गया। एस एफ एट बी अगर हम लेंगे, एस एफ एट सी पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे अगर हम एस एफ लेंगे इस पॉइंट पे, तो पहले देखिए हमारा कितना है 85 है, तो पहले हो गया 85, अब देखिए माइनस करना होगा ये यूडीएल का इंटेंसिटी, तो यूडीएल का इंटेंसिटी ये कितने पे होगा 3 मीटर पे, तो 3 मीटर पे 20 का इंटेंसिटी है, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा, निगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये क्या हो जा रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड हो तो उसको नेगेटिव लेते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 85 माइनस 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये मेरा हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। एस एफ एट सी हो गया, अब एस एफ एट ए लेंगे, तो एस एफ एट बी लेंगे, एस एफ एट बी, तो एस एफ एट बी को अगर हम देखें तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इधर से ले या उधर से, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए हम डायरेक्ट इसको करके बताते हैं कैसे करना है। अब आपको ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट पे आपका जो एस एफ है वो 85 है, तो ए पॉइंट पे हम 85 लेंगे, फिर बी पॉइंट पे जैसे सी पॉइंट पे जैसे ही आ रहा है 25, तो सी पॉइंट पे जैसे ही आ रहा है ये कितना हो जा रहा है 25 का, उसके बाद बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसा कंसिडर कर लिया, बट अभी देखिए आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक सी पॉइंट पे लोड भी लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, तो हमने ये जो सी निकाला है इसको सी नहीं लिखेंगे, ए टू सी लिखेंगे, क्योंकि ए से सी जाने में बीच में केवल यूडीएल मिल रहा है और ये 50 को कंसिडर नहीं किया गया है, तो अब हम एस एफ एट सी अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो 85 रहेगा, माइनस 20 इंटू 3 रहेगा, साथ में 50 भी माइनस होगा, तो माइनस का 50, तो इसको जब करेंगे हम तो 85 माइनस ये माइनस का 50, तो माइनस 25 ही आएगा, माइनस 25 किलो न्यूटन, तो ये कि हमारा माइनस 25 किलो न्यूटन पे चला जाएगा, यानी ये फिलहाल पहले। अब उसके बाद एस एफ एट बी भी निकाल लेते हैं, तो एस एफ एट बी मेरा कितना हो जाएगा, बी पे निकालना है तो हम मान लेते हैं लेफ्ट में कोई सेक्शन ले लेते हैं, तो इसके राइट में देखिए अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, अपवर्ड जा रहा है तो कैसा होगा निगेटिव होगा, सेक्शन के अपवर्ड जा रहा है इस तरह से, तो ये क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव में 85 का जा रहा है, तो नेगेटिव 85 किलो न्यूटन, तो ये यहाँ पे कितना आ जा रहा है माइनस 85 किलो न्यूटन। अब देखिए ये क्या है यूडीएल है, तो यूडीएल से हमारा स्ट्रेट इंक्लाइंड स्ट्रेट जाएगा, फिर ये हमारा ऐसे जाएगा, फिर ये इंक्लाइंड स्ट्रेट, और इसको हम क्या करेंगे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, तो ये प्लस का और ये नेगेटिव का मेरा क्या बन गया एस एफ डी का डायग्राम बन गया। अब इसी तरह से आप बी एम डी निकाल सकते हैं, एस एफ एट बी हम यहाँ पे लिख देते हैं, एस एफ एट बी मेरा कितना आया था 85। अब इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, बी एम डी निकाल सकते हैं, तो बी एम डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी एम एट ए इक्वल टू 0 और बी एम एट बी इक्वल टू 0,
बोथ एंड हमारा अगर फ्री हो तो वहाँ पे बी एम डी जीरो होता है। अब बीच बच क्या गया, बी एम एट सी। तो बी एम एट सी, बी एम एट सी अगर हम निकालेंगे तो इस पॉइंट पे कहीं से भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट से लेते हैं तो आर ए का लोड है 85 इंटू कितने डिस्टेंस पे, सी तक, 6 नहीं 3 माइनस। अब उसके बीच में एक यूडीएल है जिसका इंटेंसिटी 20 है और ये 3 पे लग रहा है, तो 20 इंटू 3 60, और 3 का डिस्टेंस लेंगे सेंटर टू सेंटर, तो ये 1.5 का डिस्टेंस हो जाएगा, 3 का आधा। तो कितना हो जाएगा, 85 इंटू 3 माइनस 60 इंटू 1.5, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 165 किलो न्यूटन मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए पे 0 है, बी पे 0 है और सी पे 165, तो यहाँ पे 165। अब यूडीएल है तो इसके लिए क्या होगा, पाराबोलिक होगा, इधर भी ये पाराबोलिक। तो ये हमारा क्या हो गया, बी एम डी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखिए एस एफ डी बी एम डी से एक और टाइप का होता है, जो कि होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ओवर हैंगिंग भी। तो जनरली ओवर हैंगिंग ज़्यादा पूछता नहीं है, वैसे आप उस पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, और जनरली उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम यूनिट 3 पे, यूनिट 3 पे हम लोग अब चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो यूनिट 3 पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ एसपीएम 2 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन एट मिड एसपीएम। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज 40 इंटू 30 mm स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द बीम। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ आपको कितना दे रखा है, 2 मीटर। देखिए 2 मीटर का लेंथ है, तो ये 2 मीटर का हमारा लेंथ हो गया है। अब बोला है अ पॉइंट लोड ऑफ 4 किलो न्यूटन एट मिड स्पेम, यानी मिड स्पेम पे, यानी इसके बीच में एक 4 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। और बोला इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज 40 इंटू 30 mm स्क्वायर, यानी बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है। बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, मेरा क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम जो है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, 40 इंटू 30 का। तो सब इसको सॉल्व करते हैं, जो जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। पहले तो हमको क्या दे रखा है, डब्ल्यू इंटेंसिटी का लोड कितना है, 4 किलो न्यूटन। तो 4 किलो न्यूटन है, तो 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख सकते हैं। और लेंथ जो हमारा है 2 मीटर है, लेंथ हमारा कितना है, 2 मीटर है, एल का वैल्यू 2 मीटर है, तो 2 मीटर को हम 2000 mm लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा 40 है और ये हमारा 30 है। तो अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए ये जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट आता है, ये किससे हम लोग निकालते हैं, फ्लेक्सरल इक्वेशन या बेंडिंग इक्वेशन से। तो ये बेंडिंग इक्वेशन होता है M/I इक्वल टू E/R इक्वल टू स्ट्रेस बाई वाई। तो यहाँ पे हमको स्ट्रेस निकालना है, तो हम रिलेशन किससे बनाएंगे, इसमें और इसमें, क्योंकि E हमको दे नहीं रखा है और R भी नहीं पता है। तो हम M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा जो होगा मेरा M/I इंटू क्या हो जाएगा, वाई। अब देखिए हमको क्या निकालना होगा, मोमेंट निकालना होगा, और ये हमारा क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे वाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए मोमेंट सबसे पहले निकालेंगे। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर लोड W किलो न्यूटन का लग रहा है बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है WL/4। तो W मेरे पास कितना है, 4 इंटू 10⁻³ इंटू L मेरा है 2000/4, 4 से 4 कैंसल आउट, तो M मेरा कितना आ गया, 2000 इंटू 10⁻³ न्यूटन। mm मेरा क्या आ गया, मोमेंट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम निकालते हैं तो सेक्शन कैसा है मेरा, इसका बीम का सेक्शन मेरा रेक्टेंगुलर है। तो ये सेक्शन रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारा जो आई होता है वो कितना होता है, BD³/12, BD³/12। तो B मेरा कितना है, 40 इंटू D मेरा कितना हो जाएगा, 30 का क्यूब बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁴ mm पावर 4,
आई आ गया, और अब हमको एक चाहिए वाई। तो वाई मेरा जो होता है न्यूट्रल एक्सिस से हमारा जो डिस्टेंस होता है, तो ये 30 है टोटल, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30/2, यानी कि 15 mm का हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम चलते हैं सारे वैल्यू को पुट करते हैं। तो एम सिग्मा इक्वल टू एम हमारा कितना है 2000 इंटू 10⁻³ अपॉन आई मेरा कितना आया 9 इंटू 10⁻⁴, वाई कितना है 15। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा सिग्मा आ रहा है कितना 333.33 न्यूटन पर mm²। मेरा यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यूनिट 3 से लिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा कि अ कैंटिलीवर बीम विथ अ स्पैन ऑफ 4 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड at its free end, its maximum slope is 2.1 degree, calculate the deflection of the free end। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लेते हैं हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, एक मेरे पास कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन 4 मीटर है, यानी 4 मीटर इसका लेंथ है। लेंथ मेरा कितना हो गया 4 मीटर हो गया, और कैरियर पॉइंट लोड एट फ्री इंड, यानी इसके फ्री इंड पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, मान लेते हैं उसका इंटेंसिटी W है। तो लोड जो हमारा है W है, तो मैक्सिमम स्लोप जो बन रहा है, यानी इससे जो लोड लगने से यहाँ पे जो स्लोप डेवलप हो रहा है वो स्लोप आपका 2.1 डिग्री है। तो स्लोप को हम dy/dx से दिखाते हैं, और ये 2.1 डिग्री है, 2.1 डिग्री। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.1 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 0.03667 रेडियन। अब देखिए जो हमारा dy/dx होता है किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शन जो होता है, अगर लोड हमारा एंड सपोर्ट पे अप्लाई हो तो वो फॉर्मूला होता है WL3/3EI। WL3/3EI हमारा डिफ्लेक्शन बोल रहा है, यहाँ पे स्लोप होता है। ये हमारा dy/dx जो है स्लोप है, ये क्या दे रखा है हमको स्लोप है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, और ये कितना दे रखा है 0.03667। अब हमको निकालना है y, यानी डिफ्लेक्शन निकालना है। y को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो डिफ्लेक्शन फॉर्मूला जो होता है, एक मिनट, ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हमने लिख दिया, WL²/2EI होता है यहाँ पे। स्लोप हमारा जो होता है कैंटिलीवर बीम के लिए, जब W इंटेंसिटी का लोड अप्लाई हो एट फ्री एंड पे, तो WL²/2EI होता है। अब जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है WL3/3EI। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं WL² इंटू L बाई, अब देखिए हमको इसको 3 को 2 बना रहा है, तो 3 को 2 अगर बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और इंटू 3EI। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा WL² बाई, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू बच गया क्या L, 2 इंटू L अपॉन नीचे क्या बच गया ये 3, तो नीचे में 3 लिख लेते हैं, इंटू अब क्या बच गया यहाँ पे 2 इंटू ई इंटू आई, 2 इंटू ई इंटू आई। ऐसा करने से मकसद ये है ना कि WL²/2EI का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, डायरेक्ट इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू 0.03667 हो गया, इंटू 2L, तो 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 4, तो L की जगह पे 4, बाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, बाई में यहाँ पे 3। अच्छा 4 मीटर में तो इसको 4000 mm लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको 4000 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है मेरा 97.7 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इस तरह से आप इस यूनिट 3 में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे यूनिट 3 में और सारा रिवीजन करने के लिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू को लेंगे, जैसे कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या कैंटिलीवर बीम है तो उसमें अगर यूडीएल अप्लाई हो गया या मिड स्पैन पे कोई लोड अप्लाई हो गया, तो उस तरह से कैंटिलीवर बीम हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो उसके लिए स्पेशल केस आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपका ये चैप्टर में ये 2 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट जो हमारा है, थर्ड यूनिट से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, अभी मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया हुआ है उस पर, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप थर्ड यूनिट को जाके कवर कर सकते हैं।
इजीली। जनरली मैं आपको फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें, जो कि टॉर्सन से है, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टॉर्सन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब टॉर्सन इक्वेशन पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है मेरा, सॉलिड शाफ्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 25 किलो न्यूटन मीटर। तो टॉर्क कितना दे रखा है इसमें, 25 किलो न्यूटन मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। अब इसको mm में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 25 इंटू 10⁻³ पहले से है, मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ एक बार और आ जाएगा, और ये बन जाएगा न्यूटन mm में। उसके बाद है कैलकुलेट डायामीटर। तो डायामीटर हमको डी कैलकुलेट करना है। इफ़ अलाउेबल शियर स्ट्रेस इज 90 मेगापास्कल। तो शियर स्ट्रेस जो यहाँ पे है, शियर स्ट्रेस वो कितना है मेरा, 90 मेगापास्कल। तो 90 मेगापास्कल को हम 90 न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं। अब टॉर्सन इक्वेशन से रिलेटेड हमने डेरिवेशन भी कराया हुआ है, साथ में इसके 5-6 न्यूमेरिकल भी हमने कराए हुए हैं। तो आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, और आप टॉर्सन पे और सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू 16 इंटू T/πdq। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा और हमने वीडियो में बताया भी है। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, dq इक्वल टू 16 ये पाई तो पाई रह जाएगा, और ये टाउ यहाँ पे चला आएगा। तो 16 t का वैल्यू मेरे पास कितना है, 25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ बाई पाई इंटू टाउ का वैल्यू मेरे पास कितना है, 90। तो अब हम क्या करेंगे, हमको डायमीटर निकालना है, तो पावर 3 है, तो पावर 3 यहाँ से हटाएंगे तो इसका पावर 1/3 बन जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो कैलकुलेटर में रख के इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो उसको कैलकुलेट करने पे मेरा जो आंसर आ रहा है, वो आंसर मेरा आ रहा है d इक्वल टू 112.26 mm। तो यहाँ से हमने क्या किया, डायमीटर को कैलकुलेट कर लिया, और हमसे केवल शाफ्ट का डायमीटर ही पूछा था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब टॉर्सन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताते हैं, जो इसमें चैप्टर 4th यूनिट है। टॉर्सन से तो हमने कर लिया, इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस का केस है। तो उस टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं, जो कि 6 मार्क्स में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, अ हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ अ 10 mm डायमीटर स्टील वायर वाइंड ऑन 110 mm डायमीटर मटेरियल। इफ देयर आर 10 एक्टिव coils, calculate spring constant, force required to elongate spring by 30 mm, take G इक्वल टू 85 गीगापास्कल। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लेंगे। तो गिवन डाटा में क्या है, वायर डायमीटर हमको दे रखा है, ये 10 mm आपका क्या है, वायर डायमीटर, यानी इसको स्मॉल d से दिखाते हैं। 10 mm मेरा वायर डायमीटर हो गया। उसके बाद डायमीटर ऑफ स्टील वायर इज 110 mm। तो ये हमारा जो है कैपिटल डी का वैल्यू हो जाएगा 110 mm। इफ़ द नंबर ऑफ देयर आर 10 एक्टिव, मतलब 10 एक्टिव कोयल है, तो एन का वैल्यू हो गया 10। उसके बाद आपको दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, फोर्स रिक्वायर्ड टू इलोंगेट बाई 30 mm। तो डेल हमको डिफ्लेक्शन दे रखा है 30 mm। जी हमको दे रखा है कितना, 85 गीगापास्कल। तो 85 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm² हमारा ये हो जाएगा। अब पहला आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जी पावर 4/64 r³ n। ये हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को k से दिखाते हैं, तो k इक्वल टू जी हमारा है 85 इंटू 10⁻³ d पावर 4, तो स्मॉल d है, तो स्मॉल d 10 है, तो 10 का पावर 4 अपॉन 64 इंटू r³। अब देखिए ये जो r³ लेना है ना, कैपिटल R है, तो डायमीटर जो कैपिटल D है, इसमें कैपिटल R क्या हो जाएगा, उससे निकलेगा तो 55 mm आ जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 10।
मतलब 110 का आधा कितना हो जाएगा 55, तो 55 का पावर 3 इंटू एन मेरा नंबर ऑफ एक्टिव कोयल 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू मेरा आ रहा है 7.9827 न्यूटन पर एम एम। ये हमारा क्या आ रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के। उसके बाद से हमको निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड। तो फोर्स रिक्वायर्ड हमको निकालना है, तो देखिए फोर्स हमारा यानी लोड वही निकालना है। तो जो फोर्स अगर हमको निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है एक के इक्वल टू डब्ल्यू बाई डेल। तो यहाँ से डब्ल्यू अगर निकालना है, डब्ल्यू हमारा फोर्स हो गया, तो के इंटू डेल। अब के हमारा मिल चुका है 7.9827 इंटू डेल हमारा डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन कितना है 30, तो इंटू 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो डब्ल्यू मेरा हो जाएगा 239.481 न्यूटन। तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमने फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया और हमने स्प्रिंग कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में पूछा हुआ था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, 4th यूनिट से भी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं 5th यूनिट की तरफ, और इसमें भी हम 2 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो दोनों न्यूमेरिकल से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है यहाँ पे अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ 2 मीटर डायामीटर। तो डायामीटर मेरा कितना दे रखा है 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब हो गया 2000 mm मेरा डायामीटर एंड 12 mm थिक, ये mm में है। थिकनेस जो दे रखा है मेरा 12 mm का है। सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 मेगापास्कल। तो इंटरनल प्रेशर हमारा है जो है 2 मेगापास्कल, 2 मेगापास्कल, इसको हम लिख सकते हैं 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेट हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस ऑफ हुप और स्ट्रेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों कैलकुलेट करना है। तो देखिए थिन स्फेरिकल सेल है, तो फॉर थिन स्फेरिकल सेल हुप स्ट्रेस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और इसका फॉर्मूला होता है PD/40। तो अगर थिन स्फेरिकल सेल है तो हमारा ये जो स्ट्रेस होगा, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये दोनों सेम होंगे PD/40। अगर थिन सिलेंडर रहेगा, थिन सिलेंडर, तो वहाँ पे हुप स्ट्रेस होता है PD/2T, और वहाँ पे डेल एल जो मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो PD/40 होता है। ये किसके लिए होगा, सिलेंडर के लिए, थिन सिलेंडर के लिए। लेकिन थिन स्फेरिकल सेल के लिए दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो P हमारा है 2 मेगापास्कल इंटू डी हमारा 2000/4 इंटू टी हमारा 12, तो ये हो जाएगा मेरा 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरा क्या निकल गया यहाँ पे, थिन स्फेरिकल सेल के लिए हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकल गया, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। अगर थिन सिलेंडर केस में देखा जाए तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। थिन सिलेंडर में हमारा जो हुप स्ट्रेस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये स्फेरिकल सेल पे हमने न्यूमेरिकल कर दिया। अगर आपको थिन सिलेंडर पे पूछे और हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, और उस तरह से आप सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं 5th यूनिट पे, जो कि 6 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग उस लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अ होलो सिलेंडर ड्रम 750 mm इन डायामीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले डायामीटर आपको 750 mm है एंड 3 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ आपका कितना है 3 मीटर, यानी 3000 mm हो जाएगा। सेल थिकनेस इज 10 mm, तो थिकनेस टी हमारा कितना है 10 mm। इफ द ड्रम इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 2.5 मेगापास्कल। तो इंटरनल प्रेशर हमारा 2.5 मेगापास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहला आपसे डिटरमाइन क्या पूछा है, डेल डी, यानी चेंज इन डायामीटर। तो चेंज इन डायामीटर निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, चेंज इन डायामीटर, चेंज इन डायामीटर निकालना है। तो चेंज इन डायामीटर निकालने के लिए हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, हुप स्ट्रेन का, हुप स्ट्रेन। तो हुप स्ट्रेन का फॉर्मूला, हुप स्ट्रेन जो होता है वो डेल डी बाई डी होता है, और हुप स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है PD/4TE
पी डी बाई 4TE। अच्छा, इसमें एक और वैल्यू दे रखा है, एक मिनट, क्वेश्चन में आपको दे रखा है E इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 पास्कल, और म्यू इक्वल टू दे रखा है आपको 0.3। तो E इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या कर लेते हैं हम इसको, E इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, अब देखिए पास्कल है तो इसको क्या करेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो E हमारा हो गया, और म्यू हमको यहाँ पे दे ही रखा है। तो ये हुप स्ट्रेन का यूज कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला डेल डी बाई डी होता है, और उसको पी डी बाई 4T इंटू 1 माइनस और 2 माइनस म्यू लिख सकते हैं, 2 माइनस म्यू। अब देखिए यहाँ पे डेल डी निकालना है, तो डेल डी निकालने के लिए हम डी को उधर भेज देंगे, तो डी इंटू पी डी बाई 4TE इंटू 2 माइनस म्यू। तो डी हमारा कितना है, स्मॉल डी 750 इंटू पी मेरा कितना है 2.5 इंटू फिर स्मॉल डी यहाँ पे है, फिर स्मॉल डी मेरा कितना है यहाँ पे 750 बाई 4T, 4 इंटू टी मेरा कितना है, टी मेरा है थिकनेस 10 इंटू ई मेरा 2 इंटू 10⁵ इंटू 2 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 0.3। इसको सॉल्व करने से मेरा जो डेल डी आ रहा है वो आ रहा है 0.2988 mm, ये मेरा हो गया चेंज इन डायामीटर। अब उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, चेंज इन लेंथ, यानी डेल एल निकालेंगे। तो चेंज इन लेंथ यानी उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेरा क्या हो जाएगा, डेल एल इक्वल टू डेल एल बाई ई एल इक्वल टू डेल एल बाई एल इक्वल टू पी डी बाई 4TE इंटू 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से डेल एल अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा एल इंटू पी डी बाई 4TE इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब देखिए एल का वैल्यू आपको रख देना है, तो एल का वैल्यू मेरा कितना है 3000 इंटू पी हमारा 2.5, डायामीटर मेरा 750 अपॉन 4 इंटू टी का वैल्यू 10 इंटू ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ इंटू 1 माइनस 2 इंटू म्यू का वैल्यू 0.3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 0 पॉइंट कितना आ रहा है मेरा 0.2815 mm। तो डेल एल मेरा कितना आ गया 0.2815 mm, यानी चेंज इन लेंथ हमारा 0.2815 mm हो गया। अब हम लोग निकालेंगे चेंज इन, अब डेल भी निकालना है हमको, तो डेल भी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल वी बाई वी, और इसको हम लिखते हैं पी डी बाई 4TE इंटू 5 माइनस 4 म्यू। अब वॉल्यूम हमारा उधर चला जाएगा, तो यहाँ से डेल वी इक्वल टू हो जाएगा v इंटू पी डी बाई 4TE इंटू 5 माइनस 4 म्यू। अब v मेरा जो यहाँ पे होगा, v को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल, मेरा ये v हो गया, इंटू पी डी बाई 4TE इंटू 5 माइनस 4 म्यू, 5 माइनस 4 म्यू। तो ये पाई बाई 4 इंटू डी मेरा 750 का स्क्वायर, 750 का स्क्वायर इंटू एल मेरा 3000 है, दे रखा है क्वेश्चन में, इंटू पी मेरा 2.5, डायमीटर मेरा 750 अपॉन 4 इंटू टी का वैल्यू 10 और ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ इंटू 5 माइनस 4 म्यू, म्यू का वैल्यू 0.3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डेल वी जो आ रहा है वो आ रहा है 1.179 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी तक हमने देखा कि यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ एंड यूनिट लास्ट 5 में हमने यूनिट फर्स्ट से 6 क्वेश्चन किए, और मतलब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन किए। तो इस तरह से आप अगर ये सारे वीडियो देख लेते हैं तो आप जनरल एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका 90% चांसेस है कि इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो वीडियो कंप्लीटली वॉच कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड
सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।